हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मांगा एडेप्टेशन सीरीज एलिस इन द बॉर्डरलैंड, जिसकी सबसे पहले कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी का पूरा फोकस अरिसू नाम के कैरेक्टर पर किया गया है, जो अपनी लाइफ में सिवाय गेमर के और कुछ नहीं है। इसके अलावा अरिसू की लाइफ में उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम है कारू और दूसरा छोटा, और ये तीनों टोक्यो सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक दिन ये तीनों ही मिस्टीरियसली एक ऐसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ सर्वाइव करने के लिए इन्हें गेम खेलने होंगे। अब उन्हें इस दुनिया में किसने और क्यों लाया है और उसका मकसद क्या है, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड को लेकर और हाँ, इन तीन कैरेक्टर्स को भी लेकर, वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जापानीज सीरीज एलिस इन द बॉर्डरलैंड, जिसके पहले सीजन में आपको देखने मिलते हैं टोटल 8 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। और जी नहीं, इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। ये सीरीज आपको इसकी ओरिजिनल जापानीज और इंग्लिश डब वर्जन में देखने मिलती है, जिसमें से मेरी सलाह तो आपको इसके जापानीज वर्जन को ही देखने की है, क्योंकि इंग्लिश डब मुझे शो का पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। और रही बात पेरेंटिंग गाइडलाइंस की, तो अगर सीन्स को आप काफी क्विकली स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को लेकर मैं सबसे पहली बात ये क्लियर कर देता हूँ कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि एलिस इन द बॉर्डर नाम की कोई मांगा या फिर एनिमे सीरीज है, जिसके मांगा के 3 चैप्टर को साल 2010 में शुरू किया गया था। और अगर मांगा के हिसाब से इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके पहले वॉल्यूम में यानी कि पहले चैप्टर में टोटल 18 वॉल्यूम है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में 8 वॉल्यूम रखे गए हैं और तीसरे में सिर्फ 2, और तीनों ही मांगा के टाइटल भी अलग है, जिसमें से पहला तो ऑब्वियसली एलिस इन द बॉर्डरलैंड है। उसके बाद दूसरी मांगा का टाइटल है एलिस ऑन बॉर्डर रोड और इसके तीसरे और फाइनल चैप्टर का टाइटल है एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई। तो अब इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को देखकर मेरा मन तो कर रहा है मैं इसकी मांगा को पढ़कर पूरी तरीके से इसके वर्ल्ड को समझ लूं, या फिर इसकी एनीमे को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरीज ने मुझे पूरी तरीके से अपने इस वर्ल्ड में खींच लिया है, उससे तो डेफिनेटली ये बनता ही है। जिसका मतलब साफ है कि ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज है, जो पूरी तरीके से आपको थ्रिल, फैंटेसी और मिस्ट्री की दुनिया में ले जाती है, वो भी बिना किसी ज्यादा डिटेल्स के एक्चुअल में इस सीरीज में चल क्या रहा है। और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपको सारे के सारे राज इसके सीजन 1 में पता नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी उसका रीजन मैंने आपको बताया है, जो कि मांगा में भी अवेलेबल है। और ऊपर से नेटफ्लिक्स की तरफ से कंफर्मेशन इसके दूसरे सीजन की भी कर दी गई है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या नेटफ्लिक्स एलिस इन द बॉर्डरलैंड के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को इसके सीजन 2 में खत्म भी करेगा या नहीं, जो कि फिलहाल तो मुझे इतना भी ज्यादा पॉसिबल नहीं लगता। जिसका रीजन है इसकी ऑनगोइंग मांगा। जी हाँ, यानी कि एलिस इन द बॉर्डरलैंड के रीट्राई के चैप्टर को अभी ही शुरू किया गया है, जो कि जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला, और शायद ये सीरीज भी, क्योंकि फिलहाल तो स्टोरी कुछ इसी तरीके से डिमांड करती है। और रही बात इसके एनीमे की, तो कहा तो यही जा रहा है कि इसके एनीमे का पूरा फोकस सिर्फ इसके पहले के ही वॉल्यूम पर है, यानी कि चैप्टर 1 पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैंने ना तो इसकी मांगा पढ़ी है और ना ही एनीमे की सीरीज देखी है, जिसके हिसाब से ये सीरीज मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। और इस पूरे के पूरे नए एक्सपीरियंस को लेकर मेरी जो राय है वो यही है कि डेफिनेटली आपको ये काफी अजीब सी अनसुलझी मिस्ट्री थ्रिल सीरीज देखनी चाहिए, जिसकी राइट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रीजन वही मैंने आपको बताया, जो की है इसकी काफी अजीब सी स्टोरी। और इसके अलावा सीरीज में जिस तरीके से कैरेक्टर की भी डेवलपमेंट की गई है वो भी अच्छी है। लेकिन अगर इसी कैरेक्टर्स के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट की भी बात करें, तो जिस तरीके से सीरीज में कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की गई है, उसका पूरा फोकस क्रिएटर्स ने इसके मेन कैरेक्टर्स पर रखा है, बट बाद में अगर उनकी स्टोरीज को फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है तो वो उतना इंटेंस हम पर नहीं डालती, जिसके हिसाब से कैरेक्टर की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं टीम पूरी तरीके से चूक जाती है। और इसका आलम यह है कि अगर उन कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम उन कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। जिसमें आपको याद रखना चाहिए कि मैंने 2 मेन कैरेक्टर्स की बात बिल्कुल भी नहीं की है। अब वो कौन है वो स्पॉइलर के चलते तो मैं आपको बता नहीं सकता, सिवाय इस सीरीज के लिए अरिशो के अलावा, क्योंकि इस सीरीज का सस्पेंस भी इस शो की काफी अच्छी खासी जान है। और अगर आपको इस शो की सिमिलरिटी हॉलीवुड की कुछ मूवीज से करना है, तो मेज रनर, हंगर गेम, एस्केप रूम, द कॉन्डेम्ड और 100 जैसी फिल्म से आप इसकी कंपैरिजन काफी आसानी से कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इन स्टोरी के चलते आप ये समझ बैठो कि ये सीरीज भी कुछ उसी तरीके की है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है, जिस सस्पेंस को अनफॉर्चुनेट इसके पहले सीजन में भी खत्म नहीं किया गया। यानी कि एक ऐसी मिस्ट्री जिसका फिलहाल तो अभी तक कोई भी ऐसा एंड निकल कर नहीं आया। तो आई होप इसके सेकंड सीजन में उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाए। और अब सीरीज में दिखाए गए एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो वो भी आपको शो में पसंद आएगी। इसके अलावा शो का डायरेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ वीएफएक्स में ये सीरीज मार जरूर खाती है, जो अक्सर हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज में फिलहाल तो देखने ही मिलती है, खास करके ऐसे शोज जिसे सिर्फ और सिर्फ कुछ
उसी ऑडियंस को टारगेट कर बनाया जाता है, यानी कि एक कंट्री जिनकी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नेटफ्लिक्स ऐसे शो डेवलप करता है। और डायरेक्शन की बात करें तो शो का डायरेक्शन मुझे पसंद आया और इसके अलावा शो का बीजीएम भी इस शो में आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से बनाए रखता है। लेकिन अगर बात करें इसके सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट की तो वो है शो की लेंथ, जो 8 एपिसोड में 40 से 50 मिनट होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं हिसाब से काफी ज्यादा बोर करती है बीच बीच में, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इस शो से टूटने लगता है। बट बाद में वही जैसे कि शो के एंड किसी ट्विस्ट पर आकर खत्म होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट इसके अगले एपिसोड को देखने का करता है, जिसके चलते आप इस पूरी की पूरी सीरीज को झेल लेते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे शो को भी अगर नेटफ्लिक्स को ज्यादा सीजन्स के साथ बनाना है तो 6 एपिसोड्स भी काफी होते हैं, ना कि जबरदस्ती के 8 या फिर 10 एपिसोड्स, जो कि इस केस में इस सीरीज के भी 8 एपिसोड बनाकर किए गए हैं। तो आई होप सीजन 2 में मेकर्स इस तरीके की गलती कर जबरदस्ती के शो को लंबा करें। तो चलिए अब इस सीरीज की और ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, जो कि स्पॉइलर की टेरिटरी में आएगी, इसलिए सीधे बात करते हैं शो की रेटिंग्स की, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की तो जी हाँ, शो में एक्शन अच्छे हैं, जिसके हिसाब से मेरी नजर में शो की रेटिंग एक्शन के लिए बनती है 5 में से 1.5 स्टार की। और कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के लिए तो इस शो के लिए बनती है 5 में से 0 स्टार की रेटिंग, जो इस शो में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और अब बात करें ड्रामा की तो इसके ड्रामा और सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग बनती है सीधे 5 में से 3.5 स्टार की, जिसमें सीरीज के ड्रामा पर मैंने ऑलरेडी बात कर आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दे दी है। और रही बात सस्पेंस की तो शो के सस्पेंस का लेवल अभी भी बना हुआ है और इस शो को देखते वक्त आपको ये नहीं पता रहता कि कब इसके अगले एपिसोड में कौन सा कैरेक्टर मरेगा और कौन सा नहीं। और अब इसके अलावा इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की बात करें तो हॉरर इस सीरीज में इतना है नहीं सिवाय ब्रूटली मर्डर के। लेकिन थ्रिल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया बीजीएम के चलते इस शो का थ्रिल और टेंशन पूरी तरीके से बना रहता है, जिसके चलते मेरी रेटिंग इस शो के लिए थ्रिल के हिसाब से बनती है 5 में से 3 स्टार की। और बात करें मास्टर्स ऑडियंस की तो मास्टर्स ऑडियंस को भी ये शो ठीक ठाक लगेगा, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनेगी बी की। और बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को तो ये शो ऑलरेडी पसंद आया है, जिसके हिसाब से उनकी नजर में शो की रेटिंग है A- की। और बात करें मेरी तो मैंने इस शो को अच्छा खासा एंजॉय किया है, लेकिन मिस्ट्री के चलते मैं इस शो को B+ की रेटिंग दूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली बार अगर मैं इस पर कोई एंडिंग एक्सप्लेन बनाऊं तो उस टाइम तक मैं इसकी मांगा को पढ़ लूं, ताकि मुझे पता रहे कि ये सीरीज आगे हमें और कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स देने वाली है। खैर, तो ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जापानीज सीरीज एलिस इन द बॉर्डरलैंड को लेकर कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।